दोस्तों आज अपने फंक्शन चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करने वाले जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चाहे आप इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहो, चाहे आप इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर पाए गए हैं। ऐसा क्यों? अब देखो, अभी तक की जितनी भी डीलिंग अगर आपने करी है वो आपने डोमेन भी निकाला तो एफ का निकाला, रेंज भी निकाला तो एफ का निकाला, इवन ऑड भी निकाला तो एफ का निकाला। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन में गिवन था आपको एफ गिवन था। इसका मतलब अगर आप इसको रीड करोगे विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन अब जो इस पूरे लेक्चर के अंदर अपन समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि फंक्शन में हर एक्स को रिप्लेस करके एक नए फंक्शन से रिप्लेस कर दिया है जिसका नाम है एफ के अंदर जी एक्स। मतलब हर एक्स को रिप्लेस अगर आपने कर दिया नए फंक्शन से तो मैं इसको पढ़ूंगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यही है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। चाहे आप फंक्शन ऑफ फंक्शन कहें, चाहे आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहें, चाहे आप कंपोजिट फंक्शन कहें, सबकी एक ही बात है, एक ही कहानी है, बस बोलने के तरीके हैं अलग अलग। तो कुल मिलाकर अभी तक की डीलिंग अपन ने किया था फंक्शन ऑफ एक्स के साथ। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि फंक्शन के अंदर हर इनपुट की जगह एक फंक्शन होगा। जैसे मैं बात करूं कि ln के अंदर एक sin x, तो अब देखो कि ln के अंदर अपन ने x देखा। अभी तक के क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा? ln के अंदर x देखा, लेकिन x को किससे रिप्लेस कर दिया? sin x के अंदर, sin x से। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन की डीलिंग करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के अपन डोमेन भी निकालेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के अपन रेंज भी निकालेंगे, और तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के अपन ने पीरियड भी निकाला है। लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया नहीं था कि कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपका इसी लेक्चर में कवर होना था, इसलिए वहां पे आपको ज्यादा बताया नहीं था। आइए इस लेक्चर के अंदर पूरा कंपोजिट फंक्शन कवर करें। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का दूसरा नाम क्या है विद्यार्थियों? फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब की बार जितनी भी डीलिंग होंगी उसमें फंक्शन ऑफ एक्स ना पढ़कर अपन निकालेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैं कहता हूं आप लोगों से कि अगर कोई फंक्शन एफ ए डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है ए टू बी। अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो बताओ उस फंक्शन का डोमेन क्या है? ए, और उसका कोडोमेन क्या है? बी। और मैं दूसरा फंक्शन आपसे कहता हूं कि जी डिफाइंड है कहां से कहां तक? बी टू सी, है ना? तो बताओ बी जी का, जी फंक्शन का, जी एक्स का डोमेन क्या हो गया? बी, और आउटपुट डोमेन कोडोमेन क्या हो गया? सी। तो फंक्शन ए टू बी से डिफाइंड है और जी डिफाइंड है बी टू सी में। तो कुल मिलाकर के अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए से बी में कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है जिसका इनपुट ए है, तो आउटपुट जो आएगा वो बी के अंदर ही होगा। तो कुल मिलाकर ये कोडोमेन हो गया। और जी जो डिफाइंड है वो कहां से कहां तक है? बी टू सी। तो फंक्शन ऑफ जी जो है उसका इनपुट क्या हो गया? बी, और आउटपुट क्या हो गया? सी के अंदर का कुछ पार्ट, मतलब कोडोमेन वाला कुछ पार्ट। अब यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं कि ए से सी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो वो फंक्शन पता है क्या डिफाइंड होगा? वो डिफाइंड होगा जी ऑफ एफ एक्स। क्या डिफाइंड होगा? जी ऑफ एफ एक्स। इस बात को आपको समझने की कोशिश करना है। अब सुनो कैसे, कि जब आपने इनपुट रखा तो इनपुट क्या है? डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन जब आपने फंक्शन का रखा तो उसके लिए कुछ आउटपुट आया, और उसी का आउटपुट क्या बना? जी का इनपुट। तो जी ने उस इनपुट को खा के क्या दिया? उस इनपुट को खा के क्या दिया? आपका जी का आउटपुट। तो अब इसको फील करो कि अगर x क्या है? डोमेन है फंक्शन का। उस डोमेन ने कुछ दिया तो फंक्शन ने कुछ वैल्यू दी जिसको किसने खाया? जी ने खाया। तो फंक्शन फिर आउटपुट क्या दे रहा है? ये दे रहा है कि जी एक्स का जो भी आउटपुट आ रहा है फंक्शन दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि इनपुट खाया किसका? एफ का। एफ ने जो दिया आउटपुट, और आउटपुट वो आउटपुट किसने खाया? जी ने खाया। तो जी का क्या हो गया? इनपुट हो गया। इसका मतलब एफ का आउटपुट और जी का इनपुट सेम होना चाहिए या कुछ सबसेट होना चाहिए। तो समझने वाली बात यह है कि अब जो जी फंक्शन है वो इनपुट एक्स नहीं खा रहा, वो फंक्शन का आउटपुट खा रहा है। इसलिए जो फंक्शन आउटपुट देगा वो जी के लिए कुछ पार्ट इनपुट बनेगा जिसका जी आउटपुट आंसर देगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अभी तक हो क्या रहा था विद्यार्थियों कि जी एक्स बन रहा था कि एक्स ही इनपुट है तो जी आपको क्या दे रहा था? आउटपुट। लेकिन अब की बार थोड़ी सी एल्गोरिदम अलग है। एल्गोरिदम अलग ये है कि एक है इनपुट एक्स जो कि जाएगा किसके अंदर? फंक्शन एफ के अंदर, और फंक्शन एफ जो इसको आउटपुट देगा वो क्या देगा? मान लो उसने फंक्शन आउटपुट दिया y। अब y जो खाएगा वो कौन खाएगा? g वाला फंक्शन खाएगा जिसका आंसर क्या देगा? वो g ऑफ y। अब आप खुद सोचो कि एल्गोरिदम क्या बनी? x खाया फंक्शन ने आउटपुट दिया। अब फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो ऑब्वियस सी बात है कौन खाएगा? g खाएगा। तो g फाइनल आउटपुट देगा। तो कुल मिलाकर फंक्शन ने खाया क्या? gy। मतलब फंक्शन क्या खा रहा है? y का आउटपुट। तो आउटपुट ऑफ f,
और ये क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए किसके लिए, जी। तो जी के लिए इनपुट अब की बार एक्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, और जो ये खाएगा वही आंसर देगा। तो आंसर क्या देगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसी को अपन स्टडी करने जा रहे हैं, इसी की डोमेन निकालेंगे, इसी की रेंज निकालेंगे, सब कुछ इसके बारे में स्टडी करेंगे। आओ, तो कुल मिलाकर इसको अपन बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब आपके सामने अगर मैं आपको दे दूं एफ एक्स दे दूं और मैं कह दूं जी एक्स है, तो एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, तो बताओ इनसे क्या क्या बन सकता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या क्या बन सकता है। तो आप बोलना कि सर अगर मैं हर एक्स को रिप्लेस कर दूं जी एक्स से तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। बताओ कि भैया एक्स इनपुट होगा जी का और जी जो आउटपुट देगा वो कौन खाएगा, एफ, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। अब बताओ और क्या हो सकता है कि जी ऑफ एफ एक्स हो सकता है। अगर मैं जी एक्स के अंदर हर एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दूं तो जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। तो पढ़ते क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स पता है क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एफ क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो एफ ऑफ जी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एफ क्या है, बाहर वाला फंक्शन, और जी क्या है, अंदर वाला फंक्शन। तो इसे बोलते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। मतलब इसको पढ़ते थे एफ ऑफ एक्स, तो इसको पढ़ते थे एफ ऑफ जी एक्स। मतलब क्या हो गया कि फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है, जी एक्स है, हाँ या ना। तो इसको पता हो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जी ऑफ एफ एक्स। बोलो विद्यार्थी आ रहा समझ में। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि फंक्शन के अंदर मैं एफ एक्स ही रख दूं, अगर मैं हर एक्स को रिप्लेस कर दूं किससे, उसी फंक्शन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब फंक्शन का इनपुट क्या है, एफ एक्स ही है। अगर मैं एक और बात करूं कि जी ऑफ जी एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि जी ऑफ जी एक्स। तो अगर ये लिखा हुआ है तो उसको ये लिखें, और अगर ये लिखा हुआ है तो उसको ये समझें, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर इस आर्टिकल के अंदर क्या कवर करने वाले हैं कि एक्स से बात नहीं करेंगे, बात किससे करेंगे, फंक्शन से। अब की बार पूरे फंक्शन में इनपुट क्या होगा, एक नया फंक्शन, एक और फंक्शन। क्लियर है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा विद्यार्थियों कि सर क्या दो ही फंक्शन दे रखे होंगे, क्या दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकता है। तो बिल्कुल हाँ हो सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब है बाहर वाला फंक्शन एफ हो गया तो इनपुट क्या हो गया इसका, जी एक्स हो गया। अगर आपके सामने लिखा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है, तो बताओ सबसे बाहर वाला फंक्शन ये, उसके अंदर वाले ये, उसके भी अंदर ये। इसका मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर जो इनपुट है, इस बाहर वाले का इनपुट कौन है, जी ऑफ एच एक्स, ये इसका इनपुट हो गया। अब खुद सोचो कि जी ऑफ एच एक्स में ये बाहर कौन है, जी है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ एच एक्स। अब आप कितने भी फंक्शन क्यों ना लगा लो, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ यू ऑफ वी ऑफ एंड सो ऑन लगाते जाओ, इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर कभी जीवन में ऐसा लिखा हुआ है तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स पढ़ना, और कभी एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स लिखा हुआ है तो ये पढ़ देना। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि जो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता, इज नॉट कम्यूटेटिव। बताओ कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, सोचो थोड़ा सा, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं ए स्टार बी, तो ये जरूरी नहीं कि बी स्टार ए हो। अगर ए स्टार बी स्टार ए है तो ये कम्यूटेटिव हो गया, लेकिन ये जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब अगर आप ये सोचो कि एफ ऑफ जी एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स हो जाए तो ये जनरली नहीं होता, ये गलत है। कि अगर फंक्शन के अंदर अगर आप x को gx से रिप्लेस करो, या g के अंदर अगर आप x को fx से रिप्लेस करो तो ये दोनों बराबर आ जाए, ये हमेशा बराबर नहीं आ सकते। ये किसी केस में आ सकता है, लेकिन अगर हर केस में नहीं आते तो अपन बोलते हैं नॉट कम्यूटेटिव। क्या ये बात सबको समझ में आई। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, बिल्कुल एक चीज ध्यान रखना, आपने कम्यूटेटिव पढ़ा। कम्यूटेटिव क्या पढ़ा आप लोगों ने कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब अगर आप एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो बराबर नहीं होता जी ऑफ एफ एक्स के, लेकिन ये एसोसिएटिव होता है। कंपोजिट फंक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। कंपोजिट फंक्शन इज ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को क्यों फॉलो करता है, सुनना। एसोसिएटिव लॉ, देखो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर ऐसा दे रखा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है ना, तो आपका मन क्या करेगा कि नहीं पहले मैं जी ऑफ एच एक्स को सॉल्व कर लेता हूं। तो पहले अगर आप जी ऑफ एच एक्स को सॉल्व कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या आपका मन करेगा नहीं मैं पहले एफ ऑफ जी ऑफ एच अगर दे रखा है ना, तो मैं चाहता हूं कि नहीं पहले मैं किसको सॉल्व करूं, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स को सॉल्व करूं। कि मतलब मैं बाहर वाले फंक्शन को सॉल्व करूं कि अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करूं, कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप g ऑफ hx पहले निकाल लो और फिर उसको निकालने के बाद फंक्शन बाहर वाला ले लो, इसका कंपोजिट निकालो, या पहले f ऑफ g ऑफ hx निकाल लो और फिर अंदर वाले का कंपोजिट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर वाले का कंपोजिट निकाल के बाहर वाले का कंपोजिट निकालो, या बाहर वाले का कंपोजिट निकाल के अंदर वाले का कंपोजिट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ही चीज है f ऑफ g ऑफ hx। अगर आप ऐसे कर रहे हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू f ऑफ g ऑफ hx। इसमें 1% का भी कोई फर्क नहीं है। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ गई? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लेकिन आप पहले ये समझिए, इतना तो आप समझ गए हैं कि सर अब की बार फंक्शन में जो f ऑफ x दे रखा होता था, हम उसको डील न करते हुए फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दे रखा होगा, उसको डील करेंगे, उसकी रेंज निकालेंगे, उसकी डोमेन निकालेंगे। ऑल्दो हम इसके साथ पहले भी बहुत बार डील कर चुके हैं, हाँ या ना? लेकिन अब और ज्यादा स्पेसिफिक डील करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या बनता है। अब आप देखो, कंपोजिट फंक्शन जो है, जैसे मैंने कहा आपसे कि fx अगर आपको डिफाइन कर रखा है, कहां से कहां तक बताओ? f डिफाइन कर रखा है a टू b, g डिफाइन कर रखा है कहां से कहां तक? b टू c। अगर ये डिफाइन कर रखा है तो बताओ g ऑफ fx कहां से कहां तक डिफाइंड होगा? ये डिफाइंड होगा a टू c। कैसे? क्योंकि बताओ x किसके पास है? x से f के पास। तो भैया फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कौन होगा? a, और वो जो आउटपुट देगा b, और वो b कौन खाएगा? g, और g खाने के बाद आंसर क्या देगा? c। तो देखो g आंसर क्या दे रहा है? c दे रहा है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो यही तो लिखा हुआ है, g ऑफ fx। तो x क्या खाएगा? जो फंक्शन का डोमेन होगा, और फंक्शन का डोमेन जो भी आंसर देगा, जो भी आउटपुट देगा, वो कौन खाएगा? g। अब g जो भी आंसर खाएगा वो तो आंसर क्या देगा? c। तो आंसर c दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर g ऑफ fx डिफाइन करना होगा, वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा? a टू c। अगर मैं कहता हूं, तुमसे बताओ, अगर मैं तुम लोगों से ये कहता हूं कि ना, अगर फंक्शन को f, अब ये चीज ध्यान रखना कि f ऑफ gx इज डिफाइंड, f ऑफ gx इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c। क्लियर है? इट डजंट इंप्लाई दैट कि fog ऑफ x इज ऑल्सो डिफाइंड, ऑल्सो डिफाइंड। तो ये ना सोचें कि अगर गॉफ किसी फंक्शन का डिफाइन हो रहा है तो उसका फॉग भी डिफाइंड होगा, कि मतलब g बाहर है, फंक्शन इनपुट अंदर है, मतलब g आउटपुट है, फंक्शन क्या है? इनपुट है, और यहां पर क्या f ऑफ gx के अंदर क्या है? फंक्शन के अंदर gx इनपुट होगा। तो वो जरूरी नहीं डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कुल मिलाकर कंपोजिट फंक्शन में आपको ये समझना था। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात को आप समझिए कि जो कंपोजिट फंक्शन अपन पढ़ना है ना, उनमें दो प्रकार के क्वेश्चन जनरली बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के क्वेश्चन। एक प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसमें अपन स्टडी करते हैं फंक्शन जो गिवन होता है वो होता है यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। और एक फंक्शन जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। एक होता है यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझे। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन का मतलब ये होता है फंक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या विद्यार्थियों? डोमेन। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि वो सारे फंक्शन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन होंगे जिसमें थ्रू आउट द डोमेन फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो? सेम। जैसे मैंने बात किया f ऑफ x इक्वल्स टू ln x। तो बताओ x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी में क्या ए थ्रू आउट द डोमेन, क्या पूरे डोमेन के लिए क्या फंक्शन की डेफिनेशन एक है? जैसे मैंने बात करा f(x = x अपॉन ln of x का होल स्क्वायर, यह आ गया। और यहां पर भी बोलता है x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो बताओ क्या इस फंक्शन की डोमेन, जितनी भी डोमेन दे रखी है, क्या उसके लिए फंक्शन एक ही है? तो इस प्रकार के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। अब बताओ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? अलग अलग टुकड़ों में, जैसे 0 से 1 में मैंने दे दिया फंक्शन f(x) दे दिया मैंने x²। दूसरी बात मैंने यहाँ पे कर दी कि x अगर 1 से 2 होगा तो ये हो जाएगा x + 1। तीसरी बात मैंने यहाँ पे ये और कर दी कि x अगर 2 या 2 से बड़ा और इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो कुल मिलाकर बताओ क्या यहाँ पर फंक्शन का डोमेन क्या है? 0 से इन्फिनिटी। यहां पर भी फंक्शन का डोमेन क्या है? 0 से इन्फिनिटी। तो अलग अलग डोमेन में, अलग अलग डोमेन की इंटरवल में अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, अलग अलग हो रही है, मतलब थ्रू आउट द डोमेन 0 टू इन्फिनिटी में, थ्रू आउट द डोमेन अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटरवल में अगर डेफिनेशन डिफरेंट है तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं है, लेकिन अगर थ्रू आउट द डोमेन डेफिनेशन फंक्शन विल रिमेन सेम, एक ही डेफिनेशन है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, है ना? तो यहां पे अपन लिखेंगे अ फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन इफ थ्रू आउट द डोमेन
throughout the domain definition of function remains same। मतलब थ्रू आउट द डोमेन अगर फंक्शन की डेफिनेशन सेम है तो भैया ऐसे फंक्शन को अपन यूनिफॉर्म डिफाइन करते हैं, और यहां पर अपन लिखेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डोमेन। तो बताओ ये डोमेन यहां पर भी क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डोमेन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। तो दो प्रकार के फंक्शन को अपन स्टडी करने जा रहे हैं, एक होता है यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। तो पहले में जो आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं वो है यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। अब यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन में देखो क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, मतलब थ्रू आउट द डोमेन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, सेम। अभी तो मैं आपके सामने दो छोटे से फंक्शन दे रहा हूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि एफ एक्स में आपको दे देता हूं चलो साइन एक्स, और मैं दूसरा फंक्शन आपको जी एक्स दे देता हूं कितना, ई की पावर एक्स। एक फंक्शन मैंने आपको sin x दे दिया और विद्यार्थी एक फंक्शन मैंने आपको e की पावर x दे दिया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखो फंक्शन sin x और दूसरा फंक्शन gx से दो फंक्शन दे रखे हैं, तो बताओ क्या क्या कंपोजिट फंक्शन बन सकते हैं, है ना। कंपोजिट फंक्शन बन सकता है f ऑफ gx। बताओ यहां पर सोचो बाहर वाला फंक्शन कौन है f, अंदर वाला कौन है gx, तो बताओ इनसाइड फंक्शन कौन है gx, तो इसको क्या लिखेंगे f ऑफ gx। बोलो हाँ या ना। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लिखा हुआ है चलो g ऑफ fx निकालो, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाहर वाला फंक्शन कौन है g, अंदर वाला फंक्शन कौन है fx, तो इसको बोलते हैं g ऑफ fx। तीसरी अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर हो जाएगा f ऑफ fx, इसका मतलब क्या हो गया, f के अंदर इनपुट क्या है fx। और अगर मैं चौथी बात करूं विद्यार्थियों, ये हो जाएगा g ऑफ gx, तो इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, g ऑफ gx हो गया। हाँ या ना। एक ही तरीका यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन आ जाए, सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं। पहले रखेंगे नाम फिर रखेंगे डेफिनेशन। क्या बोलो, पहले रखेंगे नाम और फिर रखेंगे डेफिनेशन। पहले नाम ही रखो और फिर डेफिनेशन रखो, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। नाम का मतलब क्या है बताओ, f के अंदर क्या है gx, तो नाम हर x को किससे रिप्लेस करो, gx से। हर x को किससे रिप्लेस करो, gx से, मतलब जहां जहां x वहां वहां gx, तो साइन ऑफ gx। तो मैंने बस ये समझा आपको पहले रखेंगे नाम फिर रखेंगे डेफिनेशन। बताओ gx की डेफिनेशन क्या है, e की पावर x, खत्म। इतना आसान कि क्या बताओ, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। अब g ऑफ fx का मतलब क्या है, इनपुट क्या है fx है। अब बताओ जहां जहां आउटपुट g है, जहां जहां पे इनपुट x है, वहां वहां पे क्या रखेंगे fx, तो कुल मिला के e की पावर क्या हो जाएगा fx। तो बताओ ये कितना हो गया, e की पावर sin x। बोलो हाँ या ना। अब यहां पे बात कर रहे हैं f ऑफ fx की, तो बताओ यहां पे कितना हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो बाहर वाला फंक्शन कौन है f, अंदर वाला फंक्शन कौन है f, तो भैया आप हर x को रिप्लेस कर दो किससे, fx से। अगर आप हर x को रिप्लेस करोगे fx से, तो पहले रखेंगे नाम और फिर रखेंगे डेफिनेशन। fx क्या था, साइन ऑफ sin x। बोलो सही कि नहीं। और यहां पे बात करेंगे g ऑफ gx की, तो ये कितना हो जाएगा, gx कितना है, e की पावर। अब x की जगह क्या रखेंगे, gx रखेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x। क्या विद्यार्थी बात समझ में। तो इसी प्रकार से अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन दूं, है ना, तो इस लेक्चर में अपन सबसे पहले यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन को देखेंगे, है ना। चलो, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2, तो अगर मैं आपको एफ एक्स देता हूं x की पावर x, और दूसरा अगर मैं देता हूं आपको ln ऑफ 1 प्लस का x, तो अगर मैं आपसे कहूं बताओ चलो f ऑफ gx बताओ, तो यहां पे क्या करोगे, f ऑफ gx में बताओ इनपुट क्या होगा, gx होगा। इसका मतलब हर x को किससे रिप्लेस करोगे, gx से। तो पहले नाम रखेंगे gx की पावर gx, बस शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, gx की पावर gx। बोलो सही कि नहीं। तो यहां पर बताओ कितना हो जाएगा, gx क्या है, ln ऑफ 1 प्लस x की होल पावर कितना, ln ऑफ 1 प्लस x की होल पावर कितना, ln ऑफ 1 प्लस x। अब कितना ही गंदा फंक्शन के अंदर रखा, पहले रखेंगे नाम फिर रखेंगे डेफिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब दूसरा, अगर मैं तुमसे कहूं g ऑफ fx निकालो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, g के अंदर कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। सोचो, अब g के अंदर fx, इसका मतलब हर x को किससे रिप्लेस करेंगे, fx से, तो ये हो जाएगा कितना, ln ऑफ 1 प्लस का हर x को रिप्लेस कर दो fx से, तो ये आ गया। तो बताओ कितना हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस x की पावर x। सिंपल। अगर मैं थर्ड वाला पूछता हूं तुमसे, बहुत चालाकी भरा, कि मैं कहता हूं तुमसे f ऑफ fx बताओ,
तो बताओ हर x को किससे रिप्लेस करोगे, fx से। तो बताओ क्या हो जाएगा, fx की पावर fx। हाँ है ना, थोड़ा सा गंदा जाएगा लेकिन लिख लेंगे। ये लिखा हुआ है x की पावर x की होल पावर x की पावर x की होल पावर x की पावर x। बोलो हाँ है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, आंसर आता रहेगा। और एक और पार्ट अगर अपन बात करें कि लिखा हुआ है g ऑफ gx, इसका मतलब हर x को किससे रिप्लेस करेंगे, g ऑफ x से। तो पहले रखेंगे नाम, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस का gx, और फिर रखेंगे डेफिनेशन, तो ln ऑफ 1 प्लस का ln ऑफ 1 प्लस का x। तो विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई। तो अगर आपको देखो थ्रू आउट द डोमेन, जो भी इसका डोमेन होगा, डेफिनेशन तो एक ही है। डेफिनेशन अगर एक है तो ऐसे फंक्शन को अपन कहते हैं यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, और दूसरे वाले फंक्शन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। मतलब थ्रू आउट द डोमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डोमेन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट, तो अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म और इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो आइए चलो इसके बेसिस पे और 2-3 क्वेश्चन अपन देखते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें तो आगे बढ़े। 2-3 क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन में, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि अगर आपको fx दे दिया, gx दे दिया, तो आपसे पूछ लिया बताओ कंपोजिट फंक्शन क्या होगा। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन देखना कि आपको gx दे दिया और f ऑफ gx दे दिया। अब की बार fx यहां पे गिवन था, gx गिवन था, तो कंपोजिट पूछ लिया था। कंपोजिट दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है तो दूसरा फंक्शन पूछ लिया, या दोनों ही कंपोजिट दे रखे हैं तो fx और gx पूछ लिया। और एक अनोखे प्रकार का क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुराना पड़ेगा और फिर उसके बाद आंसर आएगा। आइए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो पहला प्रकार का क्वेश्चन इजी, सारे प्रकार का क्वेश्चन इजी होते हैं कंपोजिट के। तो पहले क्या बोला है इसने कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है और gx इज इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन ऑफ x माइनस का 2। आपको चाहिए f ऑफ gx, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि f ऑफ gx के अंदर फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है, gx है। तो पहले रखेंगे नाम, तो बताओ नाम कहां पे रखेंगे, हर x को रिप्लेस करेंगे gx से, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों gx का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो बताओ कितना हो गया gx, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस का 1, खत्म। तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ gx, बहुत इजी। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट दे रखा है बेटा कि g ऑफ fx बता दो, तो g ऑफ fx में क्या हो जाएगा, g के अंदर कितना रख देंगे, fx रख देंगे। तो हर gx के अंदर हर x को इससे रिप्लेस करूंगा fx से, तो पहले रखा नाम, फिर रखा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या फंक्शन की, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2। तो ये था पहला क्वेश्चन, सबसे इजी, सबसे गजब का, कुछ है नहीं इसके अंदर, पूछता भी नहीं है कभी। आओ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन नंबर 2 में कि यहां पे आपको दे रखा है gx 2x प्लस का 1, और यहां पर फंक्शन के अंदर gx आपको क्या दे रखा है बताओ कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब मैं आपसे एक ही चीज क्रिएट करना चाहता हूं। देखो एक चीज क्रिएट करो कि फंक्शन के अंदर हर x को किससे रिप्लेस किया गया है, gx से, और gx वाले भाई साहब क्या है 2x प्लस 1, और हमें फंक्शन निकालना है। अच्छा इसका मतलब यह है कि अगर f ऑफ x के अंदर हर x को gx से रिप्लेस किया गया होगा तो इस पूरे के अंदर आपको 2x प्लस 1 की शक्ल तो दिखेगी। तो बताओ 2x प्लस 1, और यहां पे ये तो लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो कुल मिलाकर पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि gx का स्क्वायर क्या आता है। तो gx का स्क्वायर आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सोचो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1। आंखें थोड़ी सी टिमटिमा सी रही होंगी, 4x प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 प्लस का 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 6। ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ gx। सोचो क्या मैं gx को जो 2x प्लस 1 है वो लिख दूं, तो f ऑफ gx विच इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा gx का स्क्वायर प्लस का 6। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं हर gx को कैपिटल x से रिप्लेस कर दूं तो क्या f ऑफ कैपिटल x आ जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस का 6। देखो फंक्शन आ गया, हाँ या ना। तो बस इस तरीके से आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या क्या बातें कह रखी है इसको सुनो। आपको दे रखा है g ऑफ fx इज इक्वल टू कितना, मॉड साइन x, और आपको बोल रखा है कितना, f ऑफ gx, ये दे रखा है आपको साइन ऑफ रूट x, और उस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उस बात को समझिए। यहां पर इनसाइड फंक्शन कौन है, आउटसाइड फंक्शन कौन है, g। यहां पर इनसाइड फंक्शन कौन है, रूट x gx, और आउटसाइड फंक्शन कौन है, f। थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, क्रिएट। अच्छा बताओ, आप लोगों ने पहले देखा होगा कि x स्क्वायर के रूट को अपन क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x।
तो कभी जीवन में मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं रूट ओवर एक्स स्क्वायर? तो यहां पर रूट है, स्क्वायर है, यहां पर रूट और स्क्वायर नहीं है, तो क्या मैं मॉड को पहले ऐसे सजा के लिख दूं क्या कि साइन एक्स का होल स्क्वायर? सोचो सोचो। तो अब आपको समझ में आएगा कि बताओ अंदर वाला यहां पर एफ एक्स है, तो यहां पे अंदर कौन है? साइन एक्स है। यहां पर बाहर एफ है, तो यहां पर बाहर कौन है? साइन। लेकिन साइन नहीं, यहां पर अंदर एफ एक्स है तो यहां पे अंदर साइन स्क्वायर है, यहां पर बाहर एफ है तो यहां पर बाहर साइन स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर एफ एक्स कितना हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। और यहां पर अगर मैं जीएक्स की बात करूं तो जीएक्स कितना हो गया? रूट एक्स, है ना। तो अंदर वाला देखो, यहां पर अंदर वाला जीएक्स तो अंदर क्या होगा? रूट एक्स, और बाहर क्या है? एफ एक्स, तो एफ मतलब साइन स्क्वायर। और यहां पर भी वो मैच कर रहा है, अंदर वाला क्या है? एफ एक्स, तो साइन स्क्वायर हो गया, बाहर क्या है? जीएक्स, तो रूट हो गया। तो कुल मिलाकर एफ एक्स और जीएक्स, थोड़ा सा हल्का सा बुद्धि लगानी पड़ेगी आप लोगों को, सही कि नहीं? चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब अपन फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और सोचो, ऐसा कौन सा फंक्शन रहा होगा जिसका इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 3 है, और प्लस कर रहे हैं उसी को एक और फंक्शन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, उसको इंटू 2 कर रहे हैं, तो ये आया। अब ये क्वेश्चन में वो फंक्शन निकालना है, लेकिन आपको तो फंक्शनल रिलेशन दे रखा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब आराम से इसको सोचो कि वो फंक्शन क्या रहा होगा। क्या वो फंक्शन लॉगरिथम रहा होगा? अगर ये फंक्शन लॉगरिथम रहा होगा या एक्सपोनेंशियल रहा होगा, तो ये आंसर भी, इसका आउटपुट भी होता है लॉगरिथम में होता है, एक्सपोनेंशियल में होता है। इसका मतलब फंक्शन में अलजेब्रा होगा या पॉलिनोमियल होगा, तभी तो आंसर पॉलिनोमियल है। फंक्शन एक पॉलिनोमियल होगा तभी तो इनपुट पॉलिनोमियल रखने पर, यहां पर भी इनपुट पॉलिनोमियल रखने पर आंसर भी क्या है? पॉलिनोमियल। अब आप बिहेवियर देखो, बिहेवियर जैसे मैं कह रहा हूं कि इतना तो समझ में आ गया, ना लॉगरिथम है, ना ट्रिग्नोमेट्री है, ना एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एफ एक्स अगर एक क्वाड्रेटिक है, मान लो एक्स स्क्वायर है, तो जो मैं रखूंगा इनपुट, अगर मैंने इनपुट लीनियर रखा तो क्वाड्रेटिक आ गया। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर रखूंगा इनपुट तो क्या है? एक्स बार 4, मतलब जितना मैं रखा उसका पावर 2 हो रहा है। तो यहां पर तो क्या है कि इनपुट अगर मैंने क्वाड्रेटिक रखा और इनपुट क्वाड्रेटिक रखा तो आउटपुट भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। इसका मतलब ये कौन सा बिहेवियर है? मतलब जिस नेचर का इनपुट उसी नेचर का आउटपुट। कौन से पॉलिनोमियल फंक्शन में जिस नेचर का आप इनपुट रखोगे उसी नेचर का आउटपुट आएगा। सोचो, लीनियर फंक्शन, अगर एफ एक्स टू एक्स प्लस बी है तो आपने जिस नेचर का इनपुट रखा उसी नेचर का आउटपुट आएगा। क्वाड्रेटिक रखा तो आएगा भी क्वाड्रेटिक। अगर आप क्यूबिक रखोगे तो आउटपुट भी एक क्यूबिक आएगा। यही बुद्धि का इस्तेमाल करना था। बताओ, तो यहां पर क्या मैं एक फंक्शन एफ एक्स कंसिडर कर लूं कि एफ एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी, और इसको लेट कर लेते हैं, इसको मानने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो जिस नेचर का इनपुट उसी नेचर का आउटपुट, तो ऐसा अगर आपने मान लिया तो बात बन जाएगी। तो बताओ एफ एक्स कितना है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3 इनपुट रखा हूं तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटू ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3 प्लस का बी प्लस का यहां पर ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो जाएगा? ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 प्लस का बी इज इक्वल टू कितना? 6x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 17। आओ देखें, यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को कंपेयर करूं तो यहां से तो आएगा कितना? a, और यहां से कितना आएगा? 2a। सोचो विद्यार्थियों, 2a है ना, यहां से कितना हो गया? 2a एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 3a एक्स स्क्वायर हो गया। देख लेंगे बाद में। अगर मैं x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूं तो यहां पे कितना हो जाएगा? a, और यहां पे जो कितना हो जाएगा? माइनस का 6a। ठीक है, यहां पर देखो 2a इंटू माइनस का 3, तो 2a इंटू माइनस का 3, तो ये 2 तो यहां पे भी चला जाएगा और यहां पर भी चला जाएगा। तो बताओ 2a इंटू माइनस का 3 कितना होगा? माइनस का 6a, और यहां पे कितना है? a। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? यहां पे हो जाएगा 3a प्लस का b प्लस का 10a प्लस का 2b, सही कि नहीं? अब यहां पर दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 17। बस कंपेयर करते चले जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और ये लिखा हुआ है माइनस का 5x, हाँ है ना। यहां पे लिखा हुआ है कितना? प्लस का 3a प्लस का 10a 13a, और यहां पे b प्लस का 2b 3b इज इक्वल टू कितना? 6x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 17। अच्छा, दो क्वाड्रेटिक अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सेम वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट होगा वो बराबर होंगे। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? सेम कोएफिशिएंट। तो 3a बताओ किसके बराबर आ गया? 6 के। माइनस का 5a किसके बराबर आ गया? माइनस का 10 के। और 13a प्लस का 3b किसके बराबर आ गया? 17 के। बस यही सोचना था। अब बताओ यहां से a की वैल्यू कितनी आई? 2। यहां से a की वैल्यू कितनी आई? 2। सेम आई, इसका मतलब a की वैल्यू पक्का क्या है? 2।
तो जैसे आपने a की वैल्यू 2 रखी तो ये 26 बना, प्लस का 3b इज इक्वल टू कितना 17 बना, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू कितना 17 में से 26 जाएगा, तो यहां से 3b कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आया जो ax प्लस का b था, वो आज फंक्शन आपका आ चुका है 2x माइनस का 3। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसमें कोई शक, इसमें कोई हैरानी, इसमें कोई परेशानी? जल्दी से इसको नोट डाउन करते आगे बात करें। आइए अब अपन इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। अब मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। अब देखिए, चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई फंक्शन दे रखा है f(x) जिसका नाम है x स्क्वायर, एंड कोई फंक्शन g(x) दे रखा है जो कि दे रखा है √x, और मैं कहता हूं चलो कि f ऑफ gx का कंपोजिट फंक्शन निकालो। तो कंपोजिट फंक्शन की मैं कह रहा हूं चलो तुम इसका डोमेन निकालो, रेंज की बाद में बात करेंगे, पहले डोमेन निकालेंगे। तो अगर आप इसका डोमेन निकालोगे तो आप पहले क्या करोगे, फंक्शन f(x) दे रखा है, gx दे रखा है, तो आप कंपोजिट फंक्शन निकालोगे। तो f ऑफ gx कितना आ जाएगा बताओ, पहले रखा नाम तो ये हो जाएगा gx का स्क्वायर, हर जगह x में फंक्शन में x की जगह gx रखेंगे, तो ये gx का स्क्वायर हो गया। तो बताओ कितना हो जाएगा, √gx हो गया आपका, √x का स्क्वायर, तो कितना हो गया, x हो गया। तो आप बताओ कि f ऑफ gx आपका क्या आया, f ऑफ gx आपका x आया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx, तो क्या कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx निकालोगे और फिर इसका डोमेन निकालोगे? क्या बोलोगे इसका डोमेन? कोई नौटंकी नहीं कर रहा, सारी x की वैल्यू चल रही है तो डोमेन r होगा। तो ये होना ही गलत है, डोमेन कभी भी कंपोजिट फंक्शन निकालने के बाद नहीं निकलता। यही चीज आपको समझनी है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज पूछिए, तो डोमेन तो कभी भी कंपोजिट फंक्शन को निकालने के बाद उस फंक्शन का डोमेन नहीं निकलता है ना। आपको पहले से कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, इस फंक्शन का डोमेन r नहीं है। अगर आप फंक्शन f(x) दे रखा है, gx दे रखा है, कंपोजिट फंक्शन का डोमेन बोला है, अगर आपने कंपोजिट फंक्शन निकाला विद्यार्थियों और फिर उसका डोमेन निकाला, तो ये एकदम सरासर गलत तरीका है, ऐसे कभी नहीं निकालते हैं। तो इस मन में सवाल उठता है सर फिर निकालते कैसे? बस इसी कंसेप्ट को आपको समझना है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि f ऑफ x कोई फंक्शन है ना, कि मैंने चलो ये फंक्शन डिफाइन किया a to b, क्या डिफाइन किया, a to b, और मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया c to d, और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि चलो g ऑफ f(x) का डोमेन बताओ। तो आप ये सोचो कि g खा क्या रहा है, g खा रहा है f(x), और मैं इसी चीज को अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो मैंने कहा 1 2 3 4 जो कि ये डोमेन हो गया, तो कोडोमेन कितना हो गया 3, मतलब ऐसे मान लो 5 6 7 8, और यहां पे अगर मैं रख रहा हूं g तो ये कितना हो जाएगा 7, ऐसे 9 10 11 12, और यहां पे अगर मैं रख रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 13 14 15 16। समझने की कोशिश करना, मैं आपको पहले इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको सारी बातें कंक्लूड करूंगा। तो ये चीज तो आप एक बार मन में क्लियर कर लो कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज उसका कंपोजिट निकालने के बाद, मतलब डोमेन तो खास करके डोमेन कभी भी कंपोजिट निकालने के बाद नहीं निकलेगा, रेंज तो वैसे ही निकलेगा, लेकिन कंपोजिट फंक्शन का रेंज जब भी आप निकालोगे तो कंपोजिट फंक्शन तो निकालना पड़ेगा, लेकिन डोमेन का ध्यान रखते हुए उसकी रेंज निकलेगी। और आपको पता भी है रेंज हमेशा डोमेन निकालने के बाद ही निकलती है। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन निकलेगा वो कंपोजिट फंक्शन जो तैयार हुआ है उससे नहीं निकलेगा, उससे पहले ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखो, अगर यदि आपका फंक्शन कोई a से b में डिफाइंड है और कोई दूसरा फंक्शन c g जो है वो c से d में डिफाइंड है, तो आप बताओ ये क्या हुआ, ये डोमेन हो गया फंक्शन का, और बताओ ये कितना हो गया कोडोमेन, जिसके अंदर छुपा हुआ रहता है आउटपुट, और उस g फंक्शन का ये क्या हो गया डोमेन, और फाइनल क्या आएगा, ये हो गया कोडोमेन जिसके अंदर छुपा हो गया आउटपुट। अब मैं बात कर रहा हूं g ऑफ f(x) किसके डोमेन की। अब आप बताओ जहां पर x होता है वही तो इनपुट होता है, तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन दिख तो आंखों से ये रहा है कि जो f के पास है x, तो f(x) का जो डोमेन होगा वही का वही पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। ये अगर आपको दिख रहा है आंखों से तो गलत दिख रहा है, क्या होगा सुने। ये बिल्कुल सही बात है कि फंक्शन जो भी x खाएगा वो फंक्शन का डोमेन a ही खाएगा, तो इसने खाया तो a है, इसने खाया तो a है, लेकिन इसने दिया क्या है, इस पूरे फंक्शन ने b दिया है। क्या दिया है, b, लेकिन जो इस फंक्शन ने दिया है वो g का इनपुट भी तो होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन जो आउटपुट देगा अगर वो g का इनपुट होगा तभी तो g आउटपुट दे पाएगा।
क्योंकि जी क्या ले पा रहा है, सिर्फ सी इनपुट ले पा रहा है, और एफ क्या आउटपुट दे पा रहा है, बी दे पा रहा है। अगर बी और सी का कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यूज आई, हो सकता है बी और सी बराबर हो जाए, तो जितना आउटपुट फंक्शन दे रहा है वो सारा का सारा जी इनपुट खाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी पूरा का पूरा इसके अंदर ना जाए, कुछ एक पार्ट बन के जाए, सिर्फ बी की दो वैल्यू सी के अंदर आ रही हैं, तो बी की जो दो वैल्यू, चार में से मान लो दो वैल्यू सी के साथ मैच कर रही हैं, तो जी सिर्फ उन दो वैल्यू को ही लेगा, बाकी बची हुई दो वैल्यू को नहीं लेगा। तो ये चीज आपको समझना है। तो जी जितना खाएगा, जितने आउटपुट का खाएगा जी इनपुट बनेगा, जितने एफ के आउटपुट के लिए जी इनपुट बनेगा, उतने इनपुट के लिए, उतने जी के इनपुट के लिए ही आपका एक्स देखा जाएगा फंक्शन के अंदर, और वही डोमेन होगा। फिर से इस बात को सुनिए कि यहां पर इनपुट किसके पास है, फंक्शन के पास है। तो आंखों से ऐसा दिखता है कि अच्छा फंक्शन का इनपुट होगा, क्योंकि एक्स किसके पास है, फंक्शन के पास है, तो पूरा का पूरा ए डोमेन हो जाएगा। सरासर गलत है। दूसरी बात, कंपोजिट फंक्शन निकाल के डोमेन नहीं निकलता। सोचना ही पड़ेगा, दिमाग ही लगाना पड़ेगा कि भैया इनसाइड फंक्शन कौन सा है, एफ है, तो एफ में क्या क्या जा सकता है, तो एफ के अंदर ए जा सकता है। अगर एफ के अंदर ए जाता है तो आउटपुट एफ क्या देता है, बी देता है। अगर आउटपुट एफ बी देता है तो बी का कुछ पार्ट सी के अंदर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बी इंटरसेक्शन सी कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। अगर बी और सी में कुछ कॉमन पार्ट नहीं आया, मान लो बी और बी का पार्ट अलग आ गया, मतलब बी इंटरसेक्शन सी 5 आ गया, तो बी जो दे रहा है जी वो खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जी तो सिर्फ सी खा पाएगा, और अगर बी और सी का कुछ कॉमन पार्ट हो गया तभी ये ले पाएगा, अदरवाइज ले ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? तो जी जब ये बी कुछ दे रहा है और वो सी के अंदर नहीं है, कुछ एक पार्ट हो गया, कुछ दो वैल्यू हो गई, कुछ तीन वैल्यू हो गई, अगर वो नहीं है तो भैया जी आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसका मतलब यह है कि जब जी आउटपुट ही नहीं दे पाएगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो मेन चीज समझिए आप लोगों ने कि जी ऑफ एफ एक्स के डिफाइन होने के लिए कि एफ जो आउटपुट देगा वो जी के अंदर होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट तो होना चाहिए कि जो आउटपुट का कुछ पार्ट है ना, मतलब मैं ये कह दूं कि g ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड, g ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड इफ b इंटरसेक्शन c कैन नॉट बी इक्वल टू 5। मतलब b क्या है, फंक्शन का आउटपुट, और g क्या है, फंक्शन का g का इनपुट। तो जो आउटपुट फंक्शन f देगा वही g लेगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये फाई नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और वो जो वैल्यू लेगा उसी के लिए आउटपुट आएगा। तो अब ये बताओ, जी ने सारी की सारी वैल्यू नहीं ली, कुछ लिया दो वैल्यू, जैसे ये वैल्यू दे रहा है x1 और ये दे रहा है x2, ये दे रहा है x3, ये रहा। चलो एक काम करते हैं, ये दे रहा है y1, ये दे रहा है y2, ये दे रहा है y3 और ये दे रहा है y4। हाँ है ना? और यहां पर क्या आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ गया। अब आप इस बात को समझिए कि बताओ फंक्शन का डोमेन क्या है, फंक्शन का डोमेन है x1, x2, x3, x4। अब फंक्शन ने x1 पर y1 दिया, x2 पर y2 दिया, x3 पर y3 दिया, x4 पर y4 दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर आपको डायग्राम बता देता हूं कि अगर ये हो गया आपका A सेट जिसमें x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, और यहां पर अगर मैंने बना दिया B सेट जो कि फंक्शन डिफाइन कर रहा है, जिसमें y1 है, x1 को y1 दिया, x2 को y2 दिया, x3 को y3 दिया, x4 को y4 दिया। हाँ है ना? अब यहां पर मैं कह रहा हूं C कि अगर C y3 और y4 और y5 और y6 है, तो कुल मिलाकर यहां पर B सेट के अंदर y5 और y6 भी है, और यहां पर C जो डिफाइंड हो रहा है, ये G जो डिफाइंड हो रहा है, इसके लिए क्या आ रहा है, इसके लिए आ रहा है आपका Z3, Z4, Z5, Z6। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, Z3, Z4, Z5, Z6। मतलब ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। तो आप खुद देखो कि फंक्शन का जो आउटपुट आया, क्या वो सारा का सारा इनपुट जी ने लिया? नहीं। तो आप ये देखो फंक्शन का आउटपुट y3, y4, y5 और y6, फंक्शन का आउटपुट y3 और y4, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में y3 और y4 कॉमन है, y3 और y4 कॉमन है। अब y3 और y4, तो y5 और y6 नहीं देखूंगा, आप ये देखोगे y3 और y4 किस x से आया था, x3 और x4 से आया था। तो y3 और y4 फंक्शन जो g है वही इनपुट ले रहा है फंक्शन आउटपुट का, तो g फंक्शन जो इनपुट ले रहा है f का आउटपुट y3 और y4 ले रहा है। तो आपको ये देखना है कि y3 और y4 जो g ले रहा है वो किस फंक्शन के इनपुट के लिए आया था, x3 और x4। तो यही आपका बनेंगे डोमेन,
यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो जब आप फंक्शन का आउटपुट निकालोगे, उतना पार्ट जब फंक्शन g का इनपुट बनेगा, सारा बना तो सारा का सारा सही है, लेकिन अगर कुछ पार्ट बना तो जितना पार्ट इसका आउटपुट बना इसके इनपुट के लिए, तो ये जो आउटपुट जिस x की वैल्यू के लिए आया था, सिर्फ उतनी x की वैल्यू के लिए ही आपका वो डोमेन निकलेगा। मतलब गॉफ g ऑफ fx का डोमेन केवल वही होगा, वो x की वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन का आउटपुट और आउटसाइड फंक्शन का इनपुट, इनसाइड फंक्शन का आउटपुट और आउटसाइड फंक्शन का इनपुट जिसके लिए मैच करता है, जिस x की वैल्यू के लिए, वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा उस फंक्शन का। मेरी ख्याल से बात समझ नहीं? अच्छा, अगर मैं आपके सामने कहता हूं क्या g ऑफ fx इज डिफाइंड, तो तुम क्या देखोगे, अच्छा फंक्शन में इनपुट कौन है, इनपुट है ये f, तो इसका मतलब 1 2 3 4 आपका आंसर नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर x 1 2 3 4 खा रहा है तो आउटपुट क्या दे रहा है, 5 6 7 8। क्या जो ये f आउटपुट दे रहा है वो g का इनपुट है? नहीं है। इसका मतलब g ऑफ f डिफाइन ही नहीं है, g ऑफ f डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं इसका पिक्टोरियल डायग्राम बनाऊंगा तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा कितना b। अब यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। तो इस b के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये कह रहा है 1 2 3 4 पर ये वैल्यू दे रहा है 5 6 7 8, और यहां पर चल रहा है क्या 9 10 11 12, और यहां पे चल रहा है 13 14 15 16। तो ये बात तो अलग चल रही है ना, ये बात अलग चल रही है और ये वाली बात अलग चल रही है। अब मैं g ऑफ f डिफाइन नहीं कर सकता, तो अगर मैं इनपुट में a तो रख रहा हूं, तो मैं अगर g ऑफ fx के इनपुट में a तो रख रहा हूं, मतलब 1 2 3 4 तो रख रहा हूं, तो आउटपुट क्या आ रहा है 5 6 7 8। अब 5 6 7 8 g खा ही नहीं रहा, तो आगे बात बढ़ेगी नहीं, तो डोमेन ही डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब डोमेन ऑफ g ऑफ fx तभी डिफाइन होगा जब fx का आउटपुट और gx का इनपुट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यही चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको समझनी है कि अंदर वाले का इनसाइड फंक्शन का आउटपुट है ना, इनसाइड फंक्शन का आउटपुट, आउटपुट ऑफ इनसाइड फंक्शन इंटरसेक्शन इनपुट ऑफ आउटसाइड फंक्शन कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5। ये 5 नहीं होना चाहिए, अगर ये 5 होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, मैं 11 12 हटाकर यहां पर 7 8 कर देता हूं, तो यहां पर 11 12 हटाकर यहां पर 7 8 किया, तो अब आप बताओ कि 5 6 7 8 इसका आ गया है ना, और यहां पर कितना और है 9 और 10, तो ये ऐसा आ गया कि 3 पर 5 4 पर 7 आ गया, और 9 10 8 9 10 और आ गया, तो 7 8, तो कुल मिलाकर 6, ये हो गया कितना 7 8, तो 7 8 मैच कर गया ना, 1 2 3 4 पे 5 6 7 8 आ गया, तो 1 पर 5 2 पर 6 3 पर कितना आ गया, 3 पर ये 2 पर 6 आया, 3 पर 7 आया, 4 पर कितना आ गया 8 आ गया, और ये 9 10। अब अगर मैं c को डिफाइन करूंगा तो c कितना आ रहा है बताओ, 9 पर वैल्यू आ रही है 13, तो 9 पर 13, 10 पर कितनी आ रही है 14, यहाँ पे 8 पर आ रही है कितनी 15, 7 पर आ रही है कितनी 16, मान लिया चलो कि ये वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ पे 8 और कॉमा 7 कर देता हूं, ये वैल्यू आ रही है। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है ना, तो 7 और 8 इन दोनों में कॉमन है, जिसके लिए ये डिफाइन है। तो 7 और 8 किसकी वजह से आया, 3 और 4 की वजह से, तो इनपुट आपका डोमेन क्या होगा 3 और 4, इनपुट क्या होगा आपका 3 और 4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो इनसाइड फंक्शन का ही डोमेन होगा, लेकिन आपको वो वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी इनसाइड फंक्शन की जिसके लिए आउटपुट जो आउटसाइड फंक्शन का होगा वो नहीं लेगा। मतलब इनपुट ऑफ आउटसाइड फंक्शन जो नहीं लेगा वो आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? यही चीज आपको बार बार देखनी है, समझनी है, जाननी है, और कुछ है नहीं। तो कंपोजिट फंक्शन का जब भी डोमेन निकालोगे तो पहले आप ये देखोगे कि अच्छा फंक्शन के अंदर मैं क्या रख पा रहा हूं, रखने पर जो फंक्शन का आउटपुट आया वो आउटपुट आउटसाइड फंक्शन का इनपुट में जितना पार्ट कवर कर रहा है, तो जितना पार्ट वो कवर कर रहा है, तो जिस x के लिए वो वाला पार्ट मैच कर रहा है, जिसके लिए इंटरसेक्शन आ रहा है, वही x की वैल्यू आपकी डोमेन होगी फंक्शन के। इस पूरे फंक्शन की डोमेन x की वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन की वो वैल्यूज होंगी जिसके लिए इनसाइड फंक्शन का आउटपुट और आउटसाइड फंक्शन का इनपुट कुछ ना कुछ आ रहा हो, तो जो आ रहा है वही है। तो यही चीज आपको समझनी है। क्या ये बात समझ में? और सबसे बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज फाइंडिंग आफ्टर फाइंडिंग द कंपोजिट फंक्शन बट टेकिंग केयर ऑफ व्हाट, डोमेन।
यू हैव टू टेक केयर ऑफ डोमेन आफ्टर फाइंडिंग द कंपोजिट फंक्शन, और आपको इसी तरीके से रेंज निकालनी है। मतलब रेंज किसी भी कंपोजिट फंक्शन की कैसे निकलेगी, कंपोजिट फंक्शन निकालकर और उस कंपोजिट फंक्शन में डोमेन को ध्यान में रखते हुए आपको रेंज निकालनी है। आइए एक आध दो क्वेश्चन में आपको जैसे समझाऊं। अच्छा, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा कि चलो f आपको दे रखा है a to b और g आपको दे रखा है कितना c to d। मैं तुमसे कह रहा हूं कि भैया f of gx डिफाइन कब होगा बताओ? तो f of gx डिफाइन तब होगा जब अंदर वाले का आउटपुट, बताओ अंदर वाले का आउटपुट कौन है d, और बाहर वाले का इनपुट कौन है a। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाई हो गया तो कैन नॉट बी इक्वल टू फाई। अगर फाई हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको ये देखना है कि g का x का कितना पार्ट, मतलब g का जो अंदर x है वो क्या जा रहा है, c जा रहा है। तो c का कितना पार्ट के लिए जो gx है, तो gx का आउटपुट c के कितने पार्ट के लिए gx का आउटपुट जो है वो फंक्शन का इनपुट बन रहा है। तो जितने x के लिए gx का आउटपुट फंक्शन का इनपुट बन रहा है वही का वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा। क्लियर है कि नहीं? पूरा का पूरा सी नहीं होगा, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, तो रेंज निकाल तो आसान है, डोमेन एक बार निकल गया तो रेंज भी निकल जाएगी। क्या बेटा बात सबको समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। अब आप देखो छोटा सा एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं कि fx अगर मैंने आपको दे दिया x स्क्वायर और gx मैंने आपको दे दिया कितना, √x। हाँ या ना? अब बताओ अगर मैं तुमसे कहता हूं कि f of gx निकालो तो तुम पता है क्या करो, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बताओ इनपुट कौन है, x। पहली मशीन किसको मिलेगी, g को मिलेगी। अब g का जो आउटपुट आएगा वो किसको मिलेगा, फंक्शन को मिलेगा, fx को। हाँ या ना? अब तुम भेज क्या रहे हो gx के अंदर, gx कितना है, √x। तो तुम भेज क्या सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 से इन्फिनिटी जाएगा सोचो तो gx क्या देगा, 0 से इन्फिनिटी देगा। अगर ये 0 से इन्फिनिटी देगा तो फंक्शन जब 0 से इन्फिनिटी खाएगा तो आंसर क्या देगा, 0 से इन्फिनिटी देगा। सही कि नहीं? अब आप बताओ कि जब ये 0 से इन्फिनिटी खा रहा है ना, तो इसका डोमेन क्या हो, 0 से इन्फिनिटी। क्या अगला वाला जो फंक्शन है उसका इनपुट 0 से इन्फिनिटी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है उसका इनपुट। अच्छा, इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, इस फंक्शन का इनपुट क्या है, r, और इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है 0 से इन्फिनिटी। इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो क्या आया, 0 से इन्फिनिटी। आया कि नहीं आया? अब बताओ ये 0 से इन्फिनिटी जो y आया वो किस x के लिए आया था, वो आया था 0 से इन्फिनिटी वाले x के लिए। तो ये हो जाएगा डोमेन। हाँ या ना? तो इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप f of gx निकालोगे तो f of gx यहाँ पे x आएगा तो x बिलोंग्स टू r, ये गलत हो जाएगा निकालना। आपको ऐसे चलना पड़ेगा कि भैया x क्या है, यहां पर x में रख सकता हूं 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी रखने पर तो gx क्या दे रहा है, 0 से इन्फिनिटी। अब gx 0 से इन्फिनिटी, अब आप देखो fx क्या खा सकता है, r। तो fx r खा सकता है और इसका आंसर 0 से इन्फिनिटी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये अंदर तो 0 से इन्फिनिटी जाएगा, तो जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन मैच किया, तो जिस x के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन मैच किया वही x आपका क्या होगा, डोमेन होगा इस पूरे कंपोजिट फंक्शन का। क्या ये बात सबको समझ में आई? आइए कुछ 2-3 प्रश्न से हम इस पूरे आर्टिकल को खत्म करते हैं। देखें बिल्कुल ध्यान से ताकि हर एक बात समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे जी दे रखा है आपको कितना, 1 to 4 से लेकर r, और फंक्शन एफ एक्स दे रखा है कितना, e की पावर x। मैंने कहा डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ निकाल लो। तो g ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? g ऑफ एफ एक्स का मतलब हो जाएगा g के अंदर इनपुट क्या गया, एफ एक्स गया। अब आप हर एक चीज समझना कि यहां पर इस फंक्शन का इनपुट क्या r और आउटपुट क्या है, 0 से लेकर, आउटपुट क्या है 0 ओपन से लेकर इन्फिनिटी। हाँ या ना? तो x अगर मैंने r भेजा तो फंक्शन ने क्या खाया, फंक्शन क्या है, e की पावर x। अब e की पावर x ने अगर r खाया तो आंसर क्या दिया, आंसर दिया 0 से इन्फिनिटी। हाँ या ना? अब कौन बैठा हुआ है, gx बैठा हुआ है। अब gx क्या खा सकता है, gx खा सकता है 1 से 4। तो gx तो यहां पर 1 से 4 खाएगा, क्लोज 1 से लेकर क्लोज 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 1 से 4। अब आप बताओ 1 से 4, ये जो 1 से 4 है ये कब आया होगा, जिस x की वैल्यू के लिए 1 से 4 आया होगा वही x की वैल्यू आपका आंसर है ना। जिस x की वैल्यू के लिए ये 1 से 4 आया होगा, मतलब e की पावर x आपका 1 से लेकर 4 कैसे आया, तो e की पावर x आपका 1 से लेकर 4 अगर जो आया होगा वही आपका x, जो x होगा वही आपका आंसर होगा। क्योंकि देखो x r खा रहा है,
अब इसने r दिया तो e की पावर x ने आंसर क्या दिया 0 से इंफिनिटी, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि gx क्या होगा 1 से 4। तो अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन में जो जाएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब e की पावर x ये देना, e की पावर x अगर ये देगा तो तभी तो पूरा का पूरा gx खाएगा। तो आप बताओ e की पावर x 1 से लेके 4 किस x की वैल्यू के लिए होगा, तो भैया यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln1, ये हो जाएगा कितना ln4, तो यहाँ पे आ जाएगा x कितना क्लोज 0 से लेकर क्लोज ln4, तो आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर ln4। हाँ या ना, एक्चुअल में ये प्रोसेस है, एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी, है ना। अब वैसे तो अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही मेथड सीखना है इसी तरीके से कि भैया जो इनपुट खा रहा है तो उसके लिए कुछ आउटपुट आया, लेकिन उस क्वेश्चन का आउटपुट कुछ और रखा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो यहीं से आना चाहिए। तो किस x ने क्या x रखा कि ये इंटरसेक्शन आया, तो मतलब e की पावर x जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। अब ये किस x के लिए आएगा, वो अपन ने x निकाल लिया। आगे ना, आइए एक और क्वेश्चन से बात समझते हैं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो। ये एकदम इजी चीज है, ज्यादा हार्ड कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा कंसेप्चुअल है तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि fx है, तो यहां पे x का डोमेन क्या है, -3 से लेकर 4 है, और gx दे रखा है आपको कितना, gx दे रखा है मॉड ऑफ gif ऑफ x, दिस इज व्हाट gif, है ना, मॉड -3। अच्छा, पूछा है हमसे f ऑफ gx, पूछा क्या है f ऑफ gx। अब आप बताओ यहां पर ये x है ना, सबसे पहले कौन खाएगा, ये gx खाएगा। अब gx क्या दे रखा है, मॉड gif ऑफ x -3, ये दे रखा है। अब बताओ यहां पर सारी की सारी वैल्यू जा सकती है x बिलोंग्स टू r, है ना, क्योंकि कोई नौटंकी तो करता नहीं है। तो यहां से x बिलोंग्स टू r जब जाएगा, तो x बिलोंग्स टू r जाएगा तो उसका gif क्या होगा, उसका gif एक इंटीजर होगा। x बिलोंग्स टू r का gif क्या होता है, एक इंटीजर होता है। अब अगर ये एक इंटीजर हो गया तो उसका मॉड क्या हो जाएगा, बताओ, उस इंटीजर का मॉड हो जाएगा आपका 0 से लेके इंफिनिटी, मतलब ये हो जाएगा वोल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब अगर आपने मॉड ऑफ gif ऑफ x -3 किया तो ये क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू जो है ये कौन खाएगा, ये खाएगा f ऑफ x। अब आप बताओ f ऑफ x क्या क्या है। अब f ऑफ x आपको दे रखा है -3 से लेकर कितना, क्लोज 4 तक। अब -3 से लेकर क्लोज 4 तक में अब ये चीज सोचिएगा कि -3 से क्लोज 4 तक में इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -3 से क्लोज 4 यही होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, -3 से लेकर क्लोज 4, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यही वैल्यूज आएंगी। तो इन वैल्यूज के लिए, है ना, तो इन वैल्यूज के अगर ये देगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आएगा तभी तो फंक्शन आउटपुट देगा। आउटपुट क्या दे रहा है वो बात की बात है, आउटपुट वो जो भी दे वो बात की बात है। आप पहले ये देखो कि ये इतने पार्ट क्या होना चाहिए, होना चाहिए, अगर इतना पार्ट ये होना चाहिए तो मतलब मॉड ऑफ gif ऑफ मॉड ऑफ -3 क्या क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए, -2 -1 0 1 2 3 4 होना चाहिए, है ना। तो बताओ gif ऑफ x का मॉड क्या क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हटाऊंगा, मॉड हटाऊंगा तो क्या क्या आएगा, gif ऑफ x हो जाएगा तुम्हारा 0 +-1 +- का 2 +- का 3 +- का 4 +- का 5 +- का 6 +- का 7, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो यहां पर x अगर मैं देखूंगा तो x क्या हो जाएगा, क्लोज 0 से ओपन 1 यूनियन क्लोज 1 से लेके ओपन 2 यूनियन क्लोज 2 से लेकर ओपन 3 करते 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 क्लोज 7 से लेके कितना, ओपन 8, ये आएगा, सोचो ध्यान से। और यहां पे अगर मैं -1 देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, और यूनियन कर दे, ये हो जाएगा -1 से लेके 0 ओपन यूनियन -2 से लेके कितना, -1 ओपन करते 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 कितना हो जाएगा। अगर मैं gif -5 देखूंगा तो हो जाएगा -5 से लेके कितना, -7 देखूंगा तो -7 से लेके -6 ओपन। तो कुल मिलाकर जो बात बनेगी वो क्या बनेगी, x बिलोंग्स टू -7 से लेकर 8 ओपन तक, जब आप सबका यूनियन करोगे, हाँ या ना। तो ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम है। लेकिन सर क्या क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, नहीं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूं, इसी चीज को आपको देखना है। देखो हमें क्या करना है
कि अगर आपको g ऑफ x चाहिए, वैसे तो एक्चुअल आंसर तो यही है, इसी तरीके से अगर सेट पैटर्न करोगे तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूं मेथड चेंज कर दोगे, लेकिन हर मेथड हर के लिए काम में नहीं आएगा। तो अगर आप एक ही मेथड बार बार ध्यान रखोगे तो सब बात बन जाएगी। क्लियर? इससे इजी मेथड भी है, लेकिन वो इजी मेथड एक आध दो क्वेश्चन के लिए चलेगा, सब क्वेश्चन के लिए नहीं चलेगा। जैसे मैं तुमसे यहां पे कह दूं, इस वाले क्वेश्चन को देख लो, मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए, g ऑफ f(x) चाहिए, हाँ या ना? अब g ऑफ f(x) चाहिए तो पहले तुम ये समझो कि g ऑफ f(x) का डोमेन चाहिए। तुम्हें g का डोमेन दे रखा है, क्या दे रखा है? g का डोमेन। तो यहां पे g ऑफ f(x) है, तुम्हें g का डोमेन दे रखा है ना? अब डोमेन क्या होता है? x होता है। तो f(x) तुम्हें कितना दे रखा है? तो यहां पे g ऑफ x मतलब x तुम्हें दे रखा है 1 से लेकर 4 क्लोज तक, और यहां पे x को किससे रिप्लेस कर रखा है? f(x) से। तो ये कितना हो जाएगा? 1 से लेके 4 क्लोज तक। तो f(x) क्या e की पावर x है, 1 से लेके क्लोज 4 तक। तो x कितना हो जाएगा? 0 से लेके ln 4 तक। तो ये जो इतना इजी आपको लग रहा है ना, ये कुछ एक दो क्वेश्चन के लिए है, हर क्वेश्चन के लिए नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग सोचना विचारना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, मैंने कहा फंक्शन का जो इनपुट दे रखा है x, वो दे रखा है -3 से लेकर 4, -3 से लेकर 4। और अगर आपको f ऑफ gx चाहिए, f ऑफ gx चाहिए, तो फंक्शन का इनपुट ये है। आज अगर इनपुट चेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? gx हो जाएगा आपका -3 से लेकर कितना? 4 तक। तो gx -3 से लेकर 4, इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ gif ऑफ मॉड ऑफ -3, कहां से कहां तक? -3 से लेकर कितना? 4 तक। तो कुल मिलाकर मॉड ऑफ gif ऑफ x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से लेकर कितना? 7 तक। अब जब मैं मॉड हटाऊंगा तो gif ऑफ x कितना हो जाएगा? -7 से लेकर कितना? क्लोज 7। तो जब मैं देखूंगा तो ये 8 से छोटा आ गया और ये -7 से बड़ा आ गया। तो ये जल्दी तो आ गया, लेकिन हर केस में हर क्वेश्चन में जल्दी नहीं आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है? आइए अंतिम के 2 प्रश्न और अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि डोमेन ऑफ f(x) इज दिस, है ना? अभी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। f(x) का डोमेन x कितना दे रखा है बताओ? 0 से 1। और आपको बोला है f ऑफ e की पावर x का डोमेन बताओ। अगर f(x) का डोमेन ये दे रखा है, f(x) का डोमेन अगर आपको ये दे रखा है और f ऑफ e की पावर x का डोमेन चाहिए, तो कुल मिलाकर e की पावर x क्या है आपका? g e की पावर x है, मतलब कुल मिलाकर f ऑफ gx का डोमेन चाहिए ना आपको। तो यहां पर तो सिंपल तरीके से कर लो कि यहां पर e की पावर x f ऑफ x में डोमेन अगर दे रखा है तो x आपका 0 से 1 है, और यहां पे x की जगह e की पावर x से रिप्लेस कर रखा है तो ये 0 से 1 हो गया। तो यहां पे कितना हो जाएगा? x, ये हो जाएगा, दोनों साइड लॉग लोगे ln e की पावर x, तो ये हो जाएगा ln 0, और ये हो जाएगा ln 1, तो ये हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा? 0। अगर आप इसी चीज को f ऑफ gx की तरह करना चाहते हैं तो देखो सबसे पहले x क्या जाएगा? r जाएगा। किसको मिलेगा? gx को मिलेगा। वो क्या है? e की पावर x, जो देगा क्या? 0 से लेकर क्लोज 0 से लेकर इन्फिनिटी देगा। अब आप बताओ ये किसको मिलेगा? f को मिलेगा। अब f का इनपुट क्या है? f का इनपुट जो है फंक्शन का इनपुट है आपका 0 से 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा 0 से 1। अब अगर इनका इंटरसेक्शन 0 से 1 है, इसका मतलब किस x की वैल्यू के लिए e की पावर x 0 से 1 दे रहा है? तो e की पावर x 0 से 1 इसके लिए दे रहा है। तो ये तो हुआ एल्गोरिथम, और ये हो गई शॉर्ट ट्रिक से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो x कितना आ जाएगा? -∞ से 0। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये डोमेन निकालने के लिए चलो इजी है। आइए अब अपन रेंज भी निकालेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे यही चीज हम समझेंगे, है ना? तो एक क्वेश्चन से अपन रेंज भी समझते हैं। रेंज हमेशा कंपोजिट फंक्शन निकलने के बाद ही डोमेन का ध्यान रखते हुए निकलता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, f(x) दे रखा है आपको e की पावर x, है ना? और यहां पे फंक्शन दे रखा है r प्लस से लेकर r। दूसरा आपको gx दे रखा है कितना? साइन इनवर्स ऑफ x, जिसमें आपको g दे रखा है -1 से लेकर 1 और -π/2 से लेकर कितना? π/2। अब आप इस बात को समझिए कि मैं f ऑफ gx निकालता हूं। क्या निकालता हूं? f ऑफ gx। एकदम ढंग से करेंगे सॉल्व। देखो सबसे पहले जाएगा x। अब बताओ किसका x जाएगा? g का। तो g का x कितना है बताओ? -1 से 1। ये किसने खाया? gx ने खाया। अब gx ने खाया तो क्या दिया? -π/2 से लेकर π/2 दिया। सोचो अब g ने x क्या खाया? -1 से 1 दिया क्या? -π/2 से π/2। अब -π/2 से π/2 में अब कौन खाएगा? f खाएगा। अब ये अगर f खाएगा तो f का खुद का आंसर क्या है? 0 से लेकर इन्फिनिटी।
है ना, 0 ओपन से लेकर इंफिनिटी, तो ये खाएगा। इन दोनों का अगर मैं देखूं इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है क्या, ये सोचो। इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 0 से लेकर π/2 क्लोज। अब 0 से लेकर π/2 क्लोज अगर जो आ गया है ना, तो gx अगर 0 से लेकर π/2 होगा तभी तो f खाएगा। तो अब ये सोचो कि gx 0 से लेकर π/2 किस x के लिए आया, इसका मतलब gx जो है वो 0 से π/2 किस x के लिए है, इसका मतलब साइन इनवर्स x जो है वो 0 से लेकर π/2 किस x के लिए है। अब साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये x कितना हो जाएगा, साइन 0 से लेकर साइन π/2, तो x आपका क्या हो गया, 0 से लेकर 1, तो ये आपका डोमेन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर डोमेन तो आ गया, अब हाउ टू फाइंड द कंपोजिट फंक्शन, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। फॉर रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना, कितना, कौन सा कंपोजिट फंक्शन, f ऑफ gx, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड f ऑफ gx। क्या फाइंड आउट करोगे, f ऑफ gx। अब अगर मैं f ऑफ gx फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, कि f के अंदर, e के अंदर क्या रखा, gx रखा, तो ये कितना हो जाएगा, e के ऊपर साइन इनवर्स ऑफ x, सही कि नहीं, सोचो। अब देखो कैसे निकालेंगे, अब यहां पर एक एक चीज करेंगे। जैसे मैंने x रखा, बताओ x क्या रखा, x अगर मेरा 0 से लेकर क्लोज 1 है, वही इनसाइड आउटसाइड लगाएंगे। अब तो x अगर मेरा 0 से 1 है, तो बताओ साइन इनवर्स x क्या है, तो यहां पर इनसाइड आउटसाइड फंक्शन लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, 0 से लेकर π/2, सोचो सोचो। अब e की पावर साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा e की पावर 0 से लेकर e की पावर π/2। सो दिस इज द रेंज, f ऑफ gx की रेंज ही यही है, क्या, 1 ओपन से लेकर e की पावर π/2 क्लोज, यही मैं आपको समझा रहा हूं। तो जब भी आप रेंज निकालोगे उससे पहले डोमेन निकलेगा, क्योंकि उसी डोमेन पर तो इनसाइड आउटसाइड लगाओगे, यही चीज आपको समझनी है। आइए अब यहीं पर अपन, जैसे अपन ने f ऑफ gx निकाला वैसे अपन g ऑफ fx निकालेंगे, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx कैसे निकालूंगा, x जाएगा किसके पास, फंक्शन के पास, और फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो कौन खाएगा, g ऑफ x। अब देखते हैं, जैसे मैंने x रखा तो ये फंक्शन fx हो गया। अब बताओ फंक्शन x, मैं यहां पे x क्या रख सकता हूं, ओपन 0 से इंफिनिटी। जैसे मैंने ओपन 0 से इंफिनिटी रखा तो ये आंसर क्या देगा, 1 से लेके इंफिनिटी। अब 1 से लेके इंफिनिटी आंसर तो दे रहा है, लेकिन g आंसर क्या खा रहा है, g आंसर खा रहा है -1 क्लोज से लेकर 1 क्लोज। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब g ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो विद्यार्थियों आपको बात समझ में आई। तो ये था पूरा का पूरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस तरीके से निकालते हैं डोमेन और रेंज। मतलब अगर आप पूरी पिक्चर को देखोगे ना तो डोमेन निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज कैसे निकलेगी, कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट कर दो और इनसाइड आउटसाइड लगा दो। तो रेंज निकालने का तरीका तो बहुत आसान है, बस अगर आपने डोमेन सीख लिया तो भैया लाइफ सेट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, मतलब इसी कंसेप्ट को कवर करेंगे। आज अपन ने नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे कंपोजिशन में। तो ये कंसेप्ट तो एक लेक्चर और चलेगा, लेकिन आप इतना पढ़ें तब जाके बात समझ में आएगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।